आयकर, इनकम टैक्स, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने, उचित न्याय दिलाने, देश की सुरक्षा करने, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने आदि जैसे कुछ बुनियादी कार्यकलापों को पूरा करने में काफी धन खर्च करना होता है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार कई स्रोतों द्वारा धन जुटाती है। इनमें से धन जुटाने का प्रमुख स्रोत कर प्रणाली है। कर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयकर यानी इनकम टैक्स, बिक्री कर यानी सेल टैक्स, संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स, उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी और राज्य उत्पाद यानी एक्साइज ड्यूटी कर आदि। आयकर यह वह कर है जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आय पर लगाया जाता है। आयकर की गणना करने में प्रयुक्त पद वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। अर्थात प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर किसी वित्तीय वर्ष के ठीक बाद में आने वाला वर्ष उस वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। करदाता यानी एसएससी वह व्यक्ति जो कर देता है, करदाता कहलाता है। सकल आय यानी ग्रॉस इनकम पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से प्राप्त आय का योग कुल आय अथवा सकल आय कहलाती है। भारत में वेतन भोगियों द्वारा देय आयकर का निर्धारण करने के लिए मोटे तौर पर कुछ सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हर वर्ष आयकर के परिकलन की विशिष्ट विधि तय की जाती है। मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहले, नागरिक द्वारा वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई कुल आय यानी सकल आय ग्रॉस इनकम का परिकलन किया जाता है। सकल आय में से कुछ राशियां जैसे दान, कुछ विशेष प्रकार की बचत को कम करके शुद्ध आय का परिकलन किया जाता है। सभी बचत जैसे जीवन बीमा प्रीमियम, सामान्य भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि को जोड़कर वित्तीय वर्ष में की गई कुल बचत ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में लागू नियमों के अनुसार आयकर की गणना की जाती है। देय आयकर पर नियमानुसार अधिभार का परिकलन किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित आय पर आयकर ज्ञात करने के विभिन्न चरण निम्न प्रकार से हैं।
चरण 1। इस चरण में व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई कुल वार्षिक आय ज्ञात करते हैं। इसे हम सकल आय भी कहते हैं। कुल वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक मास की आय को जोड़ते जाते हैं और वर्ष के अंत में मार्च से फरवरी तक सभी 12 महीनों की मासिक आय को जोड़कर कुल वार्षिक आय यानी कि सकल आय ज्ञात करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मार्च मास की आय 32,500 रुपए व अप्रैल मास की आय 32,500 रुपए है, तो दोनों महीनों की कुल आय हुई 32,500 जमा 32,500 बराबर 65,000 रुपए। यदि मई मास की आय 32,500 रुपए है, तो तीनों मास की कुल आय हुई 65,000 जमा 32,500 बराबर हुआ 97,500। इसी प्रकार यदि जून मास की आय 32,500, जुलाई मास की आय 32,500, अगस्त मास की आय 35,500, सितंबर मास की आय 35,500, अक्टूबर मास की आय 35,500, नवंबर मास की आय 35,500, दिसंबर मास की आय 35,500, जनवरी मास की आय 35,500 तथा फरवरी मास की आय 35,500 है, तो वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आय हुई 4,11,000 रुपए। इस प्रकार सभी 12 महीनों की आय को जोड़कर कुल वार्षिक आय ज्ञात करते हैं, जो कि हुई 4,11,000 रुपए। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय पूरे वर्ष समान है, तो हम कुल वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए मासिक आय को 12 से गुणा करते हैं, अर्थात कुल वार्षिक आय बराबर 12 गुना मासिक आय। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 35,500 रुपए है, तो उसकी कुल वार्षिक आय होगी 12 गुना 35,500 बराबर 4,26,000 रुपए। चरण 2। इस चरण में व्यक्ति द्वारा किसी संस्था अथवा राहत कोष में दिए गए दान पर स्थिति के अनुसार छूट ज्ञात की जाती है। आयकर के नियम के अनुसार प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए दान पर 100%, आयुर्विज्ञान अनुसंधान में दिए गए दान पर 100%, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिए दान पर 100% तथा अन्य धर्मार्थ ट्रस्ट यानी चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, अनाथालय आदि को दिए गए दान पर 50% छूट दी जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में, 10,000 रुपए आयुर्विज्ञान अनुसंधान में, 5,000 रुपए शिक्षण संस्थान में, 5,000 रुपए अनाथालय में, 10,000 रुपए मंदिर में दान देता है, उस व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए दान पर छूट होगी 10,000 रुपए का 100% यानी 10,000 गुणा 100 बटा 100 बराबर हुआ 10,000 रुपए।
आयुर्विज्ञान अनुसंधान में दिए गए दान पर छूट होगी 10,000 गुना 100 बटा 100 बराबर होगा 10,000 रुपए। शिक्षण संस्थान में दिए गए दान पर छूट होगी 5,000 रुपए का 50% यानी 5,000 गुना 50 बटा 100 बराबर होगा 2,500 रुपए। अनाथालय में दिए गए दान पर छूट होगी 5,000 रुपए का 50% यानी 5,000 गुना 50 बटा 100 बराबर होगा 2,500 रुपए। धार्मिक संस्था या मंदिर में दिए गए दान पर छूट होगी 10,000 रुपए का 50% यानी 10,000 गुना 50 बटा 100 जो बराबर होगा 5,000 रुपए। अतः दिए गए दान पर कुल छूट बराबर 10,000 जमा 10,000 जमा 2,500 जमा 2,500 जमा 5,000 बराबर 30,000 रुपए। चरण 3। इस चरण में शुद्ध वार्षिक आय ज्ञात करते हैं, जो कि कुल वार्षिक आय यानी सकल आय में से दान राशि पर कुल छूट घटाकर प्राप्त की जाती है। शुद्ध वार्षिक आय बराबर कुल वार्षिक आय घटा दान में छूट। यदि किसी व्यक्ति की कुल वार्षिक आय 4,11,000 रुपए है तथा दान में छूट 30,000 रुपए है, तो उस व्यक्ति की शुद्ध वार्षिक आय होगी 4,11,000 रुपए घटा 30,000 बराबर 3,81,000 रुपए। चरण 4। इस चरण में व्यक्ति द्वारा वित्त वर्ष में की गई कुल बचत ज्ञात करते हैं। आयकर विभाग कुछ निर्धारित बचत करने पर आयकर में राहत देता है। वर्ष 2006-2007 के लिए 1 लाख रुपए तक की बचत आयकर से मुक्त है। ये निर्धारित बचत है। अंशदायी भविष्य निधि यानी सीपीएफ, सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, जीवन बीमा प्रीमियम यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी, कुछ निर्धारित इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए मासिक भविष्य निधि में, 5,000 रुपए त्रैमासिक जीवन बीमा में तथा 10,000 रुपए के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, तो उस व्यक्ति ने भविष्य निधि में कुल राशि जमा की 5,000 गुना 12 बराबर 60,000 रुपए। जीवन बीमा में कुल राशि जमा की 5,000 गुना 4 बराबर 20,000 रुपए तथा राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा किए 10,000 रुपए, और इस प्रकार कुल बचत हुई 60,000 रुपए जमा 20,000 जमा 10,000 बराबर 90,000 रुपए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि बचत की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए से अधिक बचत की है तो भी उसे कुल छूट 1 लाख रुपए की ही मिलेगी। चरण 5। इस चरण में
कर योग्य आय ज्ञात की जाती है, जो कि होती है शुद्ध वार्षिक आय घटा कुल बचत। यदि किसी व्यक्ति की शुद्ध वार्षिक आय 3,81,000 रुपए तथा कुल बचत 90,000 रुपए हो, तो उस व्यक्ति की कर योग्य आय होगी 3,81,000 घटा 90,000 रुपए बराबर 2,91,000 रुपए। चरण 6। इस चरण में आयकर की दरों के अनुसार आयकर की गणना की जाती है। आयकर की दरें पुरुषों, महिलाओं अथवा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग होती हैं। यदि पुरुष है तो आयकर की दर होगी, यदि महिला हो तो आयकर की दर होगी, यदि वरिष्ठ नागरिक है तो आयकर की दर होगी, यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय 2,91,000 रुपए है और वह पुरुष है, तो उसके आयकर की गणना निम्न प्रकार से होगी। सबसे पहले कर योग्य आय को आयकर के स्लैब के अनुसार विभाजित करते हैं। पुरुषों के लिए 2,91,000 रुपए बराबर होंगे 1,00,000 रुपए जमा 50,000 रुपए जमा 1,00,000 रुपए जमा 41,000 रुपए। ₹1,00,000 रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं होता है, अतः पहले 1,00,000 रुपए पर आयकर होगा 0 रुपए। 1,01,000 से 1,50,000 रुपए तक की राशि, जो कि 50,000 रुपए है, पर आयकर की दर होती है 10%। अतः 50,000 रुपए पर 10% की दर से आयकर होगा 5,000 रुपए। 1,50,000 से 2,50,000 रुपए तक की राशि, जो कि 1,00,000 रुपए है, पर आयकर की दर होती है 20%। अतः 1,00,000 रुपए पर 20% की दर से आयकर होगा 20,000 रुपए। अब हमारे पास राशि बची 2,91,000 घटा 2,50,000 बराबर 41,000 रुपए, जिस पर 30% की दर से आयकर लगता है। अतः 41,000 रुपए पर 30% की दर से आयकर होगा 12,300 रुपए। अतः देय आयकर होगा 0 जमा 5,000 जमा 20,000 जमा 12,300, जो कि बराबर होगा 37,300 रुपए के। आयकर की गणना के लिए दूसरी विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस विधि में हम उस स्लैब का चयन करते हैं जिसमें हमारी कर योग्य आय आती है। जैसे 2,91,000 रुपए आते हैं चौथे स्लैब, यानी 2,50,000 से अधिक राशि में। अतः आयकर होगा 25,000 जमा 2,50,000 से अधिक राशि का 30%। 2,50,000 से अधिक राशि हुई 2,91,000 घटा 2,50,000 बराबर 41,000 रुपए, और आयकर होगा 25,000 जमा 41,000 का 30% बराबर होगा 25,000 जमा 41,000 गुणा 30/100 बराबर होगा 25,000 जमा 12,300 बराबर होगा 37,300 के। अतः
कुल आयकर होगा 37,300 रुपए। यदि किसी महिला की कुल वार्षिक आय 2,91,000 रुपए है तो उसके आयकर की गणना निम्न प्रकार से होगी। सबसे पहले कर योग्य आय को आयकर के स्लैब के अनुसार विभाजित करते हैं। महिलाओं के लिए 2,91,000 रुपए बराबर होंगे 1,35,000 रुपए जमा 15,000 रुपए जमा 1,00,000 रुपए जमा 41,000 रुपए। आयकर की गणना के लिए दूसरी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में हम उस स्लैब का चयन करते हैं जिसमें हमारी कर योग्य आय आती है। जैसे 2,91,000 रुपए आते हैं चौथे स्लैब यानी 2,50,000 से अधिक राशि में। अतः आयकर होगा 21,500 जमा 2,50,000 से अधिक राशि का 30%। 2,50,000 से अधिक राशि हुई 2,91,000 घटा 2,50,000 बराबर 41,000 रुपए और आयकर होगा 21,500 जमा 41,000 का 30% बराबर होगा 21,500 जमा 41,000 गुना 30/100 जो बराबर होगा 21,500 जमा 12,300 बराबर होगा 33,800 रुपए। अतः देय आयकर होगा 33,800 रुपए। यदि किसी व्यक्ति की कुल वार्षिक आय 2,91,000 रुपए है और उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक है अर्थात वह वरिष्ठ नागरिक है तो उसके आयकर की गणना निम्न प्रकार से होगी। सबसे पहले कर योग्य आय को आयकर के स्लैब के अनुसार विभाजित करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,91,000 रुपए बराबर होंगे 1,85,000 रुपए जमा 65,000 रुपए जमा 41,000 रुपए। आयकर की गणना के लिए दूसरी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में हम उस स्लैब का चयन करते हैं जिसमें हमारी कर योग्य आय आती है। जैसे 2,91,000 रुपए आते हैं तीसरे स्लैब यानी 2,50,000 से अधिक राशि में। अतः आयकर होगा 13,000 जमा 2,50,000 से अधिक राशि का 30%। 2,50,000 से अधिक राशि हुई 2,91,000 घटा 2,50,000 जो कि बराबर होगा 41,000 रुपए और आयकर होगा 13,000 जमा 41,000 का 30% बराबर होगा 13,000 जमा 41,000 गुना 30/100 जो बराबर होगा 13,000 जमा 12,300 बराबर होगा 25,300 रुपए। अतः देय आयकर होगा 25,300 रुपए। चरण 7। इस चरण में शुद्ध आयकर का परिकलन किया जाता है जो कि देय आयकर में अधिभार जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि शुद्ध आयकर बराबर देय आयकर जमा अधिभार यानी सरचार्ज। यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक होती है तो उसे देय आयकर के साथ साथ देय आयकर की 10% अधिक राशि देनी होती है जिसे
अधिभार कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक है तथा देय आयकर 2,50,000 रुपए है, तो अधिभार होगा 2,50,000 रुपए का 10% यानी 25,000 रुपए, और शुद्ध आयकर होगा 2,50,000 जमा 25,000 बराबर 2,75,000 रुपए। यह चरण तभी लागू होगा जब कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक होगी, अन्यथा सीधा। चरण 8। इस चरण में शैक्षिक उपकर का परिकलन करते हैं, जो कि होता है देय आयकर या शुद्ध देय आयकर का 2%। प्रत्येक व्यक्ति जो आयकर देता है उसे देय आयकर के साथ साथ देय आयकर की 2% राशि भी देनी होती है, जिसे शैक्षिक उपकर यानी एजुकेशन सेस कहते हैं। शैक्षिक उपकर द्वारा प्राप्त राशि का प्रयोग सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ही करती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा देय आयकर 37,300 रुपए है, तो शैक्षिक उपकर होगा 37,300 रुपए का 2% यानी कि 746 रुपए। चरण 9। इस चरण में कुल देय आयकर का परिकलन करते हैं, जो कि होता है देय आयकर जमा शैक्षिक उपकर, यानी कि कुल देय आयकर बराबर देय आयकर जमा शैक्षिक उपकर। यदि किसी व्यक्ति द्वारा देय आयकर 37,300 रुपए तथा शैक्षिक उपकर 746 रुपए है, तो व्यक्ति द्वारा कुल देय आयकर होगा 37,300 जमा 746 बराबर 38,046 रुपए। चरण 10। इस चरण में व्यक्ति द्वारा दिए गए अग्रिम आयकर की गणना करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रति माह 3,000 रुपए अग्रिम आयकर के रूप में देता है, तो कुल 11 मास में दिया गया कर बराबर 11 गुणा 3,000 बराबर 33,000 रुपए होगा। चरण 11। इस चरण में वित्त वर्ष के अंतिम मास में देय आयकर ज्ञात करते हैं, जो कि होता है कुल देय आयकर घटा कुल अग्रिम आयकर। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कुल देय आयकर है 38,046 रुपए और उसने 33,000 रुपए अग्रिम आयकर के रूप में दिए हुए हैं, तो उस व्यक्ति द्वारा अंतिम मास में देय आयकर होगा 38,046 रुपए घटा 33,000 रुपए बराबर 5,046 रुपए।